जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में 10th और 11 सितंबर को आए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। तो दोस्तों, पहला आर्टिकल है डील विद द न्यू काबुल। ये एम.के. भद्र कुमार ने लिखा है, फॉर्मर डिप्लोमैट रह चुके हैं। इन्होंने एक और आर्टिकल 20 अगस्त को लिखा था, हमने डिस्कस भी किया था, अंडरस्टैंडिंग तालिबान 2.0। अब इस आर्टिकल में भी और पुराने आर्टिकल में भी इन्होंने ये बात करी थी कि हमको तालिबान के साथ इंगेज करना चाहिए, इंडिया को वेट नहीं करना चाहिए तालिबान के साथ एंगेजमेंट के लिए। इंडिया शुड एसएप एज सुन एज पॉसिबल इंगेज विद तालिबान। तो हर किसी कॉलमनिस्ट का अपना व्यू रहता है। कोई कहता है कि वेट करके इंगेज करिए, कोई कहते हैं कि अभी इंगेज करिए, तो इनका अपना व्यू है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं कंटेक्स्ट इस आर्टिकल में, दैट दिस इज नॉट द टाइम टू नॉट द टाइम टू डेमोनाइज तालिबान, इन द सेंस कि अभी वो टाइम नहीं है तालिबान को हम गाली गलोच निकालें या तालिबान को बुरा भला बोलें। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट तालिबान इज देयर एंड दैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, सो वी नीड टू एंगेज विद समबडी एंड विद whom we engage, obviously we'll have to engage with Taliban, there is no other option with us। तो बात आती है पावर इनइक्वालिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। ठीक है, नाउ पहली बात ये आती है दैट द मैसेज कमिंग आउट फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट पैक्ड विद द हार्डलाइनर्स इज दैट तालिबान विल नॉट सबमिट टू वॉशिंगटन। तो तालिबान का माइंडसेट बहुत क्लियर है दैट बॉस, आपने हमको लेजिटिमेसी देनी है या नहीं देनी है, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, वी आर हियर एंड वी आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। यू केम इन 2001, you launched an attack against us, now you have gone, America has gone, now we are back again, what will you do? क्या कर लोगे आप? हम यहां पे बैठे हुए हैं। सो अभी तालिबान इज नॉट रियली टू वरिड कि अमेरिका उसको लेजिटिमेसी दे के ना दे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान तो और बहुत ज्यादा इस बात का जश्न मना रहा है कि तालिबान आ गया है, बट कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट लेजिटिमेसी टू तालिबान, दे आर टॉकिंग एंड एंगेजिंग विद तालिबान, सो दैट्स प्रैक्टिकलिटी, राइट? सो Cuba and Iran also have in the past, Cuba and Iran have also had their problems with the USA and granting legitimacy। अब USA कहता है कि भाई इन कंट्रीज को, चाहे क्यूबा हो, चाहे ईरान हो, चाहे तालिबान, अफगानिस्तान में चाहे तालिबान हो, इनको लेजिटिमेसी देना हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, USA इस बात पे स्टैंड पे अटल है। ठीक है, पश्तून्स की बात करें तो पश्तून्स दे लव पीस, दे लव स्टेबिलिटी। ठीक है, सो पश्तून्स एज अ ट्राइब दे लव टू प्रैक्टिस हॉस्पिटैलिटी, लव एंड फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस, बट when it comes to self respect, the self respect is non negotiable to them। so these Talibans जो कि पश्तून्स ही हैं, इनके लिए भी self respect is non negotiable, so you challenge them, they will give you the answer। What are the needs of the Afghanistan at the moment? So certainly Afghanistan is not looking for nanotechnology, it's not looking for Internet of Things, it's not looking for 3D technology, etc. etc. इस सब चीज़ों की अफगानिस्तान को भी ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ें हैं जिसको अफगानिस्तान अभी ज़रूरत है अफगानिस्तान को? सड़कें, हाईवे, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती हैं, इस सब चीज़ें की ज़रूरत है अभी अफगानिस्तान में। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश है अफगानिस्तान की अभी नहीं है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव मिनरल वेल्थ वर्थ अराउंड $3 ट्रिलियन। दैट इज अ लॉट ऑफ वेल्थ, बट इसको हार्डनेस करने की रिक्वायरमेंट है, सो दिस कैन जनरेट अ सब्सटैंशियल इनकम। देयरफॉर तालिबान की एंगेजमेंट चाइना के साथ बहुत बढ़ रही है, बिकॉज तालिबान को पता है कि अब चाइना के अलावा और कौन है जो यहाँ पे बहुत पावरफुल है, बहुत मस्कुलर है इकोनॉमिकली, राइट? सो पैसा चाइना के पास है, तो चाइना इन्वेस्ट करने को भी तैयार है अफगानिस्तान में, तो इसी करके तालिबान बीजिंग के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। यूएस इज हैविंग अ टफ टाइम, तो यूएस को भी टाइम लग रहा है इस बात को एक्सेप्ट करना, इस बात को मेंटली एक्सेप्ट करना दैट ये वो तालिबान नहीं है जो 90s वाला था, दिस इज अ डिफरेंट तालिबान। ठीक है, तो अगर अमेरिका को इस बात का वहम है कि तालिबान को हम अभी भी ओवरटेक कर देंगे या कोई और अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को कंट्रोल कर पाएंगे, तो अमेरिका को इस बात का वहम है। एम.के. भद्र कुमार का कहना है दैट अमेरिका मस्ट कम टू द रियलिटी। रोल ऑफ नेबरहुड, स्पेशली विद एम्फेसिस ऑन इंडिया। नाउ सी, ऐसा कोई भी नेबर नहीं होगा साउथ एशिया में जो ये चाहेगा कि अफगानिस्तान में टेररिज्म बढ़े, वायलेंस बढ़े, या अफगानिस्तान को एज अ हॉटस्पॉट यूज किया जाए फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म और फॉर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इंडिया वुड सर्टनली डोंट वांट इट। इंडिया को तो बिल्कुल ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी कि ऐसी चीज़ें अफगानिस्तान में हो, बिकॉज इंडिया की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत हैं, और स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी इंक्रीजिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो कि पहले से ही थी, तो उसके चलते जो हमारे रेडिकल ग्रुप्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, उनको हल्लाशेरी अगर किसी किस्म की अफगानिस्तान से आती तो इंडिया को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं होगी। ठीक है, उसके चलते बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, रीजनल स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट इशूज हैं। सो ऑब्वियसली नोबडी इन द नेबरहुड वुड वांट कि ड्रग स्मगलिंग बढ़े, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, इस तरह के जो इशूज हैं। सो ऑब्वियसली एवरीबडी इज वेरी यूनाइटेड दैट वी डोंट वांट टेररिज्म, स्पेशली इन साउथ एशिया। ठीक है,
So Western countries grudgingly acknowledged the need to engage with the authorities in Kabul despite all the hype on legitimacy. तो फ्रांस हो, यूएस हो, जर्मनी हो, यूके हो, अब जितनी मर्जी आप बातें कर लीजिए कि तालिबान आ गया है, वो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे डोंट केयर whether you want to give them legitimacy or not, and these countries are engaging with Taliban. So again the conclusion is that why not India, right? What is stopping India to engage with Taliban, right? यहां पे एक और बड़ा अच्छा सजेशन दिया गया है एज पर एम के भद्र कुमार. देखिए यहां पे हम सजेशंस की बात करते हैं, व्यूज की बात करते हैं जो ये लोग दे रहे हैं, ठीक है. ये सजेशन है दैट इंडियन डिप्लोमेसी शुड हार्मोनाइज विद बीजिंग एंड मॉस्को सो टू रिवाइव दैट एक्सेस ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना. देखिए अभी चाइना, पाकिस्तान, रशिया का एक एक्सेस है जो कि बहुत एक्टिव है, अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहा है, तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है. तो एम के भद्र कुमार ये कह रहे हैं दैट अब इंडिया को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दैट अमेरिका यहां से जा चुका है, तो अमेरिका के पीछे लग के या अमेरिका के साथ वो भेड़ चाल में लग के अब वो टाइम नहीं है. अब अमेरिका जा चुका है तो इंडिया को बीजिंग के साथ और मॉस्को के साथ अपनी अलायंस रिवाइव करनी चाहिए इन कंटेक्स्ट ऑफ एंगेजिंग विद तालिबान. तो ये प्रैक्टिकल व्यू है जो कि इन्होंने इस आर्टिकल में दिया है. और डेमोनाइजिंग द तालिबान, तालिबान को गाली गलौच निकालना, ये सब कुछ करना विल बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है. तो ये मेरे को इंटरेस्टिंग बात लगी, रिवाइविंग द बीजिंग, मॉस्को एंड दिल्ली, दिस रशिया, इंडिया, चाइना प्लेटफॉर्म, ठीक है. चलिए अगला आर्टिकल, ये हिंदू में कल आया था, द नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स इज चेंजिंग. क्या कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का? कंटेक्स्ट है इवॉल्विंग डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है. सो अभी रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के, उन्होंने ये अभी एक्सप्रेस करा दैट वी हैव टू रीइमेजिन the needs for national security, that national security cannot be only limited to increasing the nuclear arsenal, to increasing the weapons, to increasing the ammunition. That is evolving because national security is evolving in the time of the pandemic. और ऐसे कौन से dimensions हैं जो national security को determine करते हैं? तो economic crisis है, climate crisis है, technological disruption है, threats to democracy, so ये सब चीजें, ठीक है. उसके बाद बात करी गई इस आर्टिकल में of the need to have a coherent and a very structured and united foreign and domestic policy, ठीक है. So foreign and domestic policy अमेरिका में ये बात करी जा रही है, ये पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूएसए के हम डिस्कस कर रहे हैं दैट ये जो फॉरेन पॉलिसी और जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है, दे शुड बी डिजाइंड इन अ वे विच इज यूटिलिटेरियन, जिससे लोगों को फायदा हो, ठीक है, एवरेज अमेरिकन सिटीजन को फायदा हो. सो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी इज फेडिंग अवे एंड एज पर दिस आर्टिकल इट नीड्स टू बी फेडेड अवे, ठीक है. अनलाइक इन द कोल्ड वॉर एरा, जैसे आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया और आपका जो सोवियत यूनियन था और जो अमेरिका था, इन दोनों के बीच में एक एक कोल्ड वॉर थी. दीज टू वर दी सुपर पावर्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है. तो उस टाइम पे लड़ाई किस चीज की थी कि भाई न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाना है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बढ़ाने हैं, ठीक है. स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर इनके बीच में फाइट्स थी, इनसिक्योरिटीज थी कि भाई मेरे पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास कम है. तो ये सब चीजें उस टाइम की बात है, ये 20-30-40 साल पुराना माइंडसेट है. अभी जो है, अभी थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है. टुडेज पैराडाइम requires ramping up domestic industrial base, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैक्सिमम सेटअप करना, सप्लाई चेन सेटअप करना, मेंटेनिंग प्री एमिनेंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, मेकिंग सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल गुड्स मोर रिजिलियंट एंड रोबस्ट. अब पर्सपेक्टिव्स फॉर इंडिया क्या है एज फार एज इवॉल्विंग डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न? तो पहला ये है, इट हैज टेकन डेफिनेटली अ पैंडेमिक फॉर इंडिया टू रियलाइज दैट भाई हम कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फॉर द क्रिटिकल सप्लाईज. और देखिए अब इसके चलते अभी इंडिया और चाइना के बीच में भी रिलेशन बहुत तनाव भरे थे. गलवान घाटी में जो पिछले साल लड़ाई हुई इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसके बाद ये बात ज्यादा आनी शुरू हुई आत्मनिर्भरता की. तो देखिए अब एप्स को डिलीट कर देने से या पबजी को डिलीट कर देने से तो हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है. हमको अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपना इकोनॉमिक साइज बढ़ाना पड़ेगा, हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी कंट्री में बढ़ानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमको यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी करके ये सारी बात आत्मनिर्भरता की चल रही है. तो अब ये भी एक इवॉल्विंग डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दैट हम अपनी क्रिटिकल सप्लाईज के लिए कब तक चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे. अब सारी कंट्रीज कह रही हैं कोरोना के बाद कि चाइना से हम अपनी जो सप्लाई चेन्स है निकाल के किसी और कंट्री में अपनी सप्लाई चेन्स को हम प्लेस कर देंगे, ताइवान हो, वियतनाम हो. तो इंडिया कह रहा है भाई आओ हमारे पास, आओ हमारे पास क्यों नहीं आते आप. तो ये सब बातें भी हो रही हैं. सो डिपेंडेंस ऑन ओवरसीज सप्लाई चेन्स इज अ नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. तो अभी जो चीफ ऑफ आर्मी है जनरल एम नरवणे, उन्होंने पीछे कुछ कहा था. उन्होंने ये कहा था दैट नेशनल सिक्योरिटी कंप्राइजेस नॉट ओनली वॉरफेयर, सिर्फ बम बंदूक नेशनल सिक्योरिटी कंप्राइज नहीं करता, बट ऑल्सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो नेशनल सिक्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड होलसम
whether we talk about financial security, health security, food security, climate security, environment security, everything, तो ये सब national security के ambit में ही आते हैं। ऐसी बात जनरल MM नारवने ने करी है। नेशनल सिक्योरिटी हैज टू बी व्यूड फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो हमारा जो नजरिया है नेशनल सिक्योरिटी को देखने का वो और ब्रॉडर होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके चलते, और ये जो बात कही है चीफ ऑफ आर्मी ने, दैट ही हैज डन वेल टू रिमाइंड अस दैट द आर्म्ड फोर्सेस remind us the role of armed forces in sustaining a broader cooperation of national security than primarily focusing on the war fighting only, ठीक है। सो ये बात यहां पे करी गई है, ठीक है। तो गाइज अगला आर्टिकल आता है द ट्रायम्फ ऑफ द नेशन स्टेट। तो ये आर्टिकल आज आया है इंडियन एक्सप्रेस में। अब ये आर्टिकल किस कंटेक्स्ट में है, जैसे कि आप जानते हैं आज 11 सितंबर है, तो आज पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए 9/11 के ट्विन टावर अटैक्स को। तो इसको लेके इंडियन एक्सप्रेस में काफी कवरेज हुई है, ठीक है। तो उसको लेके एक दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं जो हम शेयर करेंगे। तो ये आर्टिकल द ग्रेट सी राजा मोहन ने लिखा है। क्या कंटेक्स्ट है, 2 डेकेड्स आफ्टर 9/11 क्या स्थिति है, व्हाट इज द इंपैक्ट। सो पहली बात तो यहां पे डिस्कस करा गया है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस पिछले 20 सालों में आफ्टर द ट्विन टावर अटैक्स। तो पहली बात, पावर ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स। जैसे अलकायदा की बात करें, सो पावर ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो अब अलकायदा था, फिर आईसिस आया, अब तालिबान भी एक नॉन स्टेट एक्टर ही है, बट नाउ इट इज बिकम अ स्टेट एक्टर। वहां पे भी एक ड्रामा चल रहा है। सो डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अलकायदाज मैसिव सरप्राइज अटैक ऑन द वर्ल्ड्स लोन सुपर। देखिए उस टाइम पे देखिए, अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर को 10-12 साल हुए थे 2001 में, ठीक है। तो फ्रॉम जो 2 जुट थे यूएसए और यूएसएसआर के जो लेड थे, अब उसके बाद 1990s के बाद स्पेशली जब हमने बहुत सारी कंट्रीज में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का थ्रस्ट देखा, तो यूएस बिकेम द ओनली सुपर पावर, ठीक है। सो वी वर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड अंटिल 9/11 अटैक्स हैपेंड, ठीक है। अब अगेन मल्टीपोलैरिटी की बात आती है, बिकॉज अब पिछले 20 सालों में चाइना ने बहुत राइज किया, उसके बारे में यहां पे भी बात करेंगे, बट एट दैट टाइम इट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। एट प्रेजेंट सिस्टम ऑफ नेशन स्टेट्स लुक्स क्वाइट रोबस्ट आफ्टर एंड्यूरिंग द चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिज्म। तो अगर आप देखें जो नेशंस के बीच में डिस्कोर्स है, जो नेशंस के बीच में एजेंडा डिस्कशन है टेररिज्म को लेके, वो ज्यादातर पिछले 20 सालों से ज्यादा हुआ है, ठीक है। इंडिया में भी टेररिज्म को लेके स्पेशली जो हमारे यहाँ पे ताज अटैक्स हुए थे नवंबर 2008 में 26/11 जो अटैक्स हुए थे, तो उसके लेके इंडिया में भी ज्यादा डिस्कोर्स और डिस्कशन टेररिज्म को लेके 2008 के बाद हुए। बट इन जनरल पिछले 20 सालों में टेररिज्म एक ऐसा इशू विच हैज यूनाइटेड एवरी कंट्री, एंड द रिस्पॉन्स, legitimate response of the states, of the nation states have increased in tackling this menace. However, religious extremism inspiring, so ये जो religious extremism है, that is inspired the non-state actors. Now this is a concern because Al-Qaeda के बाद ISIS आया, ठीक है। अब इसके चलते ये जो religious extremism है, that has also brainwashed a lot of youth, a lot of youngsters which have entered into these extremist organizations, these outfits. तो ये भी एक बहुत बड़ा concern है। Liberal democracies have curtailed individual liberty by offering greater security against terrorism, ठीक है। देखिए अब लिबरलिज्म आमतौर पे तो वैसे डिग्निटी को रिस्पेक्ट करता है। लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्टिंग द राइट्स, द प्रिवेसी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। लिबरलिज्म का जो पार्ट है, जो ज्ञान है, ये तो हमको यूएसए बहुत सालों से देता आ रहा है। लेकिन अब 9/11 के बाद यूएसए ने बोला कि भाई शक के दायरे में अगर किसी भी सिटीजन पे शक होगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, तो नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है। तो सस्पेशन के दायरे में आके हम किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह के इंक्रोचमेंट ऑफ सिविल राइट्स भी हमने देखे हैं पिछले 20 सालों में, ठीक है। अमेरिका लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन इन अफगानिस्तान एंड द मिडल ईस्ट। तो ये भी एक नोशन फैलाया गया, इराक पे इन्वेड किया गया। अमेरिका ने जब लॉन्च किया अपना वॉर ऑन टेरर, तो अफगानिस्तान पे भी किया और इराक पे भी किया, कि भी इराक में तब सदाम हुसैन थे कि उनके चलते वहां पे न्यूक्लियर वॉर वेपन्स हैं। तो ये बात की ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी नहीं प्रूव हो पाई थी, बट इस नोशन के चलते इराक पे भी अटैक करा गया था, ठीक है। गल्फ किंगडम्स हैव, ये इंपैक्ट ऑफ 9/11 की बात हो रही, तो आज के टाइम पे 20 साल के बाद हम ये भी देख रहे हैं दैट अनलाइक इन द पास्ट, जो गल्फ किंगडम्स हैं, जो मिडिल ईस्ट में, जो कतार की बात करें, दुबई की बात करें, जॉर्डन की बात करें, ये जो कंट्रीज हैं सारी, ये अपनी नजदीकियां इजराइल के साथ बढ़ा रही हैं। हालांकि इनका फंडामेंटल डिफरेंस था इजराइल के साथ, बिकॉज इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते। बट अब क्यों ये नजदीकियां बढ़ा रही हैं? बिकॉज जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आईसिस हो या अलकायदा हो, दे टर्न्ड अगेंस्ट दीज गल्फ किंगडम्स एंड इन्होंने इजराइल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली, जिसके चलते इजराइल में अब जो खतरा था इस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो अब थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये गल्फ किंगडम्स डायरेक्टली फंड कर रहे थे।
तो राइज ऑफ द चाइना, ये एक और बात यहां पे सामने आती है दैट पिछले 20 सालों में चाइना ने तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी करी है बिकॉज यूएस वाज इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग दिस वॉर ऑन टेरर, वेदर इन अफगानिस्तान, वेदर इन द मिडिल ईस्ट। इसके चलते चाइना ने अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाई, ठीक है, और पिछले 20 सालों में चाइना का राइज हम सब ने देखा, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ज्यादा अंतर नहीं था चाइना और इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन में, अगर हम आज से 20-25 साल पहले की बात करें, बट आज के टाइम पे वो अंतर बहुत ज्यादा है, वो डिफरेंस मैसिव है। So China has increased its economic superpower. China has increased its economic size in the last 20 years. ठीक है? So China has also recently embarked on a bold mission to Sinicide Islam. तो एक तरफ तो चाइना अपने ही घर में जिनजियांग में जो ईगर मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहा है, वहां पे ऐसे टॉर्चर कैंप्स बनाए हुए हैं, बट साथ के साथ चाइना के साथ जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपनी नजदीकियां बढ़ा रही हैं, अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। तालिबान की बात करें, तालिबान भी चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, जबकि चाइना के खुद के घर में वो मुस्लिम्स को वहां पे टॉर्चर कर रहे हैं, ईगर मुस्लिम्स को। तो बट अब इस्लामिक स्टेट्स जो हैं उनके पास और क्या रास्ता है, वो यूएस के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि आज के टाइम पे जो चाइना का इकोनॉमिक साइज है वो यूएस का नहीं है, ठीक है। सो इसके चलते वी आर ऑल्सो सीइंग एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना दैट इस्लामिक स्टेट्स आर कोऑपरेटिंग विद चाइना and they're telling China that we need you more than you need us. So having said all this thing, still we are not a unipolar world. Ab USA is not the only hegemon, but USA is still relevant. You may like USA, you may dislike USA, but you cannot ignore USA. Okay, so USA still remains relevant despite all that, all the sins committed by USA in the last 20 years under the garb of democracy. Even then, USA remains very relevant. Okay. So with the rise of China in the last 2 decades, China has become more involved in the geopolitics of Middle East. And Middle East जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर चर्चा में रहता है वोलेटिलिटी को लेकर, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को लेकर, वो मिडिल ईस्टर्न रीजन रहता है। तो चाइना की इंगेजमेंट मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है और अमेरिका की इंगेजमेंट है मिडिल ईस्ट में कम हो रही है। अगला आर्टिकल रिटन बाय द ग्रेट प्रताप भानु मेहता, अगेन इन द इंडियन एक्सप्रेस टुडे। तो आर्टिकल का नाम है द 2 other towers that fell। सो कंटेक्स्ट है क्राइसिस ऑफ लिबरल स्टेटक्राफ्ट, ठीक है। अब यहां पे प्रताप भानु मेहता ने, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, इंडियन एक्सप्रेस में इनके आर्टिकल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो यहां पे इन्होंने लिबरलिज्म का क्राइसिस हुआ है 9/11 के बाद, उसके बारे यहां पे बात करी है, ठीक है। तो ये कहते हैं दैट मोर देन द 9/11 इट वाज द ओवर रिएक्शन एंड द रिस्पॉन्स टू 9/11 दैट शेप्ड इट्स मीनिंग। तो ठीक है, अमेरिका ने अटैक लॉन्च किया अगेंस्ट टेररिज्म, बट उसके चलते और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के अगेंस्ट रिजीम चेंज के अटैक्स अनाउंस करे गए, चाहे सीरिया हो, चाहे लिबिया हो, चाहे इराक हो। अब इराक में उन्होंने कहा था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास, ऐसी उनके पास इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो इसके चलते जॉर्ज बुश ने और उनको टोनी ब्लेयर ने भी, जो यूके के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सपोर्ट किया कि चलो इराक पे भी हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। बट उसका नतीजा क्या हुआ, इराक में ऐसे कोई वेपन्स नहीं पाए गए थे। तो यहां पे ये बात करी गई है दैट यूएसए जो डेमोक्रेसी को लेके, लिबरलिज्म को लेके इतना पाठ सुनाता रहता है सबको, अब उसने 9/11 के बाद पिछले 20 साल में लिबरलिज्म को ही वायलेट किया है, ठीक है। बात ये आती है दैट लिबरलिज्म हैज स्टिल नॉट फाउंड इट्स रेलेवेंस इन फॉरेन पॉलिसी वेयर नीदर वर्ल्ड ओपन टू द टेररिस्ट regimes एंड इट्स सिंपथाइजर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये जो टेररिस्ट, ये जो आउटफिट्स हैं, चाहे अलकायदा की बात करें, चाहे आईसिस की बात करें, ये तो लिबरलिज्म को ये भी नहीं बिलीव करते हैं। तो लिबरलिज्म की तो बात अभी तक पूरी सोसाइटी में इवॉल्व हो ही नहीं पा रही, बिकॉज ये जो आउटफिट्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ना तो ये लिबरलिज्म की बात करते हैं, ये भी मार्काट में बिलीव करते हैं। और दूसरी बात, why hasn't liberalism still not found its relevance in foreign policy? Because it is yet not been able to devolve into arbitrary overreach causing needless suffering। यानी कि अगर तो लिबरलिज्म फॉरेन पॉलिसी में इवॉल्व करा होता तो यूएसए ने, जो लिबरलिज्म के लिए स्टैंड करता है, तो अननेसेसरली इराक के ऊपर या लिबिया के ऊपर अटैक्स ना लॉन्च करे होते, या सीरिया में जो अभी सारा मेस क्रिएट हुआ था वो सब ना करा होता, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि लिबरलिज्म का जो क्राइसिस हुआ है स्पेशली इन द लास्ट 20 ईयर्स, उसकी यहां पे बात करी गई है। सो डिस्ट्रक्टिव लिबरलिज्म, लिबरलिज्म जैसे अभी तक हम सब ने पढ़ा है, एज वी ऑल बीन टॉट, दैट डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स डिग्निटी, ठीक है, इंडिविजुअल्स प्रिवेसी, इंडिविजुअल्स डिग्निटी, ठीक है। हम भी बहुत बात करते हैं लिबरलिज्म की, वी ऑल्सो आर अ लिबरल कंट्री। मेयर सस्पेशन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर वायलेटिंग समवन्स डिग्निटी अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है।
टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिससे सभी कंट्रीज इंपैक्टेड होती हैं, सभी डेमोक्रेसीज, या डेमोक्रेसी हो या ना हो, कोई भी सोसाइटी हो, टेररिज्म से हर कोई इंपैक्ट होता है। बट इसके चलते हम इनसिक्योरिटी के कारण या किसी को शक के दायरे में रखने से हम किसी के ऊपर इंक्रोचमेंट उसकी लिबर्टी का नहीं कर सकते हैं। तो यूएसए ये करता आ रहा है, यूएसए ने ये इंक्रोचमेंट को लेजिटिमेट बना दिया पिछले 20 सालों में, और हम देख रहे हैं बाकी कंट्रीज भी इस तरह की इंक्रोचमेंट सिटीजंस के ऊपर कर रही हैं। अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, हम किसी की भी डिग्निटी वायलेट नहीं कर सकते जब तक सब्सटैंशियल एविडेंस ना हो। पोस्ट 9/11 created a disposition to believe that any location or person could be a target, or that threat lurked in the most unlikely of places. तो अगर इंडिया की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे टारगेटिंग ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट होंगे, वो अलकायदा के साथ मिले होंगे, आईसिस के साथ मिले होंगे, तालिबान के साथ मिले होंगे, तो मुस्लिम्स को भी ऐसे बहुत टारगेट किया जाता है इंडिया में। 9/11 के बाद तो खास करके टारगेट किया जाता था, ठीक है। सो ये सब बात, ओवररीच ऑफ द वेस्ट एंड इट्स मेजर्स यूज्ड इन द वॉर ऑन टेरर वीकेंड लिबरलिज्म। सो ऑल दीज ऑपरेशंस ऑन इराक, ऑन सीरिया, ऑन लिबिया, सो दैट वीकेंड द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। अ स्पेक्टेकुलर क्राइसिस। अब दूसरी बात यहां पे ये करेगी दैट द 9/11 के बाद एक तो लिबरलिज्म का क्राइसिस डिस्कस किया गया, दूसरी बात डिस्कस करी गई है दैट अपार्ट फ्रॉम द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जो बिहेवियरल इंपैक्ट लोगों के मन में आया, खास करके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बिकॉज 9/11 के अटैक के बाद जो अलकायदा ने जो अटैक कैरी ऑन करे थे, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फीलिंग थी, बहुत सारे यंगस्टर्स जो खास करके मुस्लिम रिलीजन के हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स दे वर ब्रेन वॉश्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द एक्शंस ऑफ अलकायदा व्हिच लेड टू द ग्रोथ एंड इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसिस, ठीक है। सो दिस ऑल्सो लेड टू डिस्टेबलाइजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज देखिए अलकायदा को फंडिंग वैसे तो पहले मिडल ईस्ट किंगडम्स भी बहुत करती थी, तो ऐसा दैट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट दैट उसामा बिन लादेन के बहुत खास दोस्त थे जो किंग्स थे, दुबई के, कतार के, इनके काफ़ी इनका बैठना उठना इकट्ठा होता था, ठीक है। बट आफ्टर द 9/11 अटैक्स दिस डिस्टेबलाइज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटीज इन द मिडल ईस्ट। इमर्जेंस ऑफ आईसिस भी हमने देखा मिडल ईस्ट में। अलकायदा's रिस्पॉन्स ऑल्सो मार्क्ड द डेथ नेल ऑफ वेराइटीज ऑफ अरब नेशनलिज्म, ठीक है। आईसिस दैट रोज इन द वेक ऑफ अल कायदा डीपन्ड द क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी विद इन इस्लाम, रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू एंड मोर रिप्रेसिव रेडिकलिज्म, जिसके चलते मुस्लिम्स को, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो कहीं और है, उनको बहुत ज्यादा सस्पिशन के दायरे में देखना शुरू कर दिया गया। बिकॉज सो ऑब्वियसली वी कांट पेंट एवरी मुस्लिम विद द सेम ब्रश, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसिस दे वर मोर रेडिकल इन देयर अप्रोच एज कंपेयर टू अल कायदा, ठीक है। सो विक्ट्री ऑफ द तालिबान ऑन द 20th एनिवर्सरी ऑफ 9/11 हैज ऑलरेडी एग्रीवेटेड द क्राइसिस ऑफ लिबरल स्टेटक्राफ्ट फर्दर, बिकॉज वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट तालिबान का अब अमेरिका का अपने आप को विड्रॉ करना इस मोड पे अफगानिस्तान से, और तालिबान का ऑफिशियली वहां पे गवर्नमेंट बनाना, इज ऑल्सो अ क्राइसिस ऑफ लिबरलिज्म, राइट। चलिए अगला आर्टिकल, द अदर शेयर्ड क्राइसिस। ये आर्टिकल कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, किस कंटेक्स्ट में? इंडिया एंड जर्मनी कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। So India and Germany wants to actively, they want to collaborate in terms of meeting the sustainable development goals, in terms of technology transfer, in terms of clean carbon technologies, etc. So role of India to meet the SDGs, तो यहाँ पे ये बात mention है कि कैसे India can lead the developing world, the third world countries in terms of meeting the targets of sustainable development goals. So compared to the other G20 countries, India's per capita emissions are very very low. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं that USA का, चाइना का जो per capita emissions है, ग्रीन हाउस गैस emissions है, काफी ज्यादा है as compared to India. इंडिया का बहुत कम है, although इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, but still we consume very less of greenhouse gas. India has the opportunity to make its massive investments in infrastructure over the next 15 years, climate smart and climate resilient, ठीक है। तो इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के चलते बहुत जिम्मेवारी से निभा रहा है। इसके बारे में हमने पास्ट में बहुत सारी बात करी है। विदाउट इंडिया, देखिए ये बात इस आर्टिकल में लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, विदाउट इंडिया द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। सो इंडिया का रोल यहां पे बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इंडिया हैज अ लीडिंग इंटरनेशनल रोल टू प्ले इन द ग्लोबल रेस टू सस्टेनेबिलिटी। तो इंडिया जर्मनी कोऑपरेशन की बात करें तो बहुत ब्रीफली यहां पे चीजें डिस्कस्ड हैं दैट जर्मनी इज टारगेटिंग टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, जिसको हम क्लाइमेट नेट जीरो की भी बात करते हैं, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात करते हैं, बाय 2045 एंड स्टॉपिंग द यूज ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2038। तो इंडिया के भी टारगेट्स हैं। इवन इंडिया भी नहीं चाहता कि आने वाले 40-50 साल में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कोल से हो। एवरी कंट्री वांट्स टू कन्वर्ट इनटू क्लीनर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आल्सो, एंड सो डज जर्मनी। नाउ लेट्स सी वेदर दीस कंट्रीज आर एबल टू वॉक द टॉक और नॉट। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया हैज
वॉक द टॉक इफ इट्स, जब भी क्लाइमेट चेंज को लेके, एनवायरमेंट को लेके बात आती है, इंडिया ने अपने दिए गए टारगेट से ज्यादा ही अचीव करा है, अनलाइक दीज कंट्रीज हु से अ लॉट बट देन व्हेन इट कम्स टू एक्शन नथिंग रियली कम्स ऑन द ग्राउंड. सो कोर फोकस ऑफ इंडिया जर्मनी वुड बी ऑन द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जीज, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, and sustainable solutions for this growth challenge in the face of limited urban resources and climate change. तो जर्मनी ये बात कह रहा है कि देखिए इंडिया की आबादी बहुत है, इंडिया के एस्पिरेशंस भी काफ़ी हैं और इंडिया की डेवलपमेंटल नीड्स भी बहुत हैं, और साथ में इंडिया के पास इतनी फंडिंग नहीं है टू मीट दीज टू अब्जॉर्ब दीज क्लीनर कार्बन टेक्नोलॉजीज. ठीक है, और एज यू नो दैट हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी ज़्यादा क्लाइमेट स्मार्ट नहीं है, क्लाइमेट रिजिलेंट नहीं है. तो जर्मनी इज विलिंग टू कोऑपरेट विद इंडिया ऑन दीज कोर फोकस कॉम्पिटेंसीज. चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हम ट्यूसडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ. तो एक महीना रह गया आपके प्रीलिम्स के लिए. आई एम श्योर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं. प्लीज टेक अ गुड डाइट एंड ऑल्सो रेस्ट वेरी वेल. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके एग्जाम तक. सो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद. मिलते हैं ट्यूसडे को.